हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 11 के चैप्टर 3 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 4 बदलती परंपराएं 3 वर्ग से रिलेटेड रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, 2 सबसे प्रसिद्ध मठ थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेंट बेनेडिक्ट एंड क्लूनी। चर्च के अतिरिक्त कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की एक दूसरी तरह की संस्था थी। कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति पादरियों के विपरीत, जो लोगों के बीच में नगरों और गांवों में रहते थे, एकांत जिंदगी जीना पसंद करते थे। वे धार्मिक समुदायों में रहते थे जिन्हें एबी या मोनेस्ट्री मठ कहते थे और जो अधिकतर मनुष्य की आम आबादी से बहुत दूर होते थे। 2 सबसे अधिक प्रसिद्ध मठों में से एक 529 में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट था और दूसरा 910 में बरगंडी में स्थापित क्लूनी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भिक्षुओं के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भिक्षु और भिक्षुणी पादरी के तरह विवाह कर सकते थे। ये कथन असत्य है। भिक्षु अपना सारा जीवन आबे में रहने और समय प्रार्थना करने, अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक श्रम में लगाने का व्रत लेता था। ये सही है। पादरी वर्ग के विपरीत भिक्षु की जिंदगी पुरुष और महिलाओं दोनों ही अपना सकते थे। ये सही है। भिक्षु लोग एकांत जिंदगी जीना पसंद करते थे। ये कथन भी सही है। भिक्षु अपना सारा जीवन आबे में रहने और समय प्रार्थना करने, अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक श्रम में लगाने का व्रत लेता था। पादरी वर्ग के विपरीत भिक्षु की जिंदगी पुरुष एवं स्त्रियां दोनों ही अपना सकते थे। ऐसे पुरुषों को मोंक तथा स्त्रियां नन कहलाती थी। कुछ आबों को छोड़कर ज्यादातर में एक ही लिंग के व्यक्ति रह सकते थे। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग आबे थे। पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुणियां भी विवाह नहीं कर सकते थे। 10 या 20 पुरुष स्त्रियों के छोटे समुदाय से बढ़कर मठ अब सैकड़ों की संख्या के समुदाय बन गए, जिसमें बड़ी इमारतें और भू जागीरों के साथ साथ स्कूल या कॉलेज और अस्पताल संबद्ध थे। इन समुदायों ने कला के विकास में योगदान दिया। आबेस हिल्डेगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था, जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 13वीं सदी में भिक्षुओं के कुछ समूह, जिन्हें फायर कहते थे, उन्होंने मठों में न रहने का निर्णय लिया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते और दान से अपनी जीविका चलाते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से भिक्षुओं के कुछ समूह जो मठों में न रहने का निर्णय लिया, जिन्हें कहते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रायर। भिक्षु अपना सारा जीवन आबे में रहने और समय प्रार्थना करने, अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक श्रम में लगाने का व्रत लेता था। पादरी कार्य के विपरीत भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्रियां दोनों ही अपना सकते थे। ऐसे पुरुषों को मोंक तथा स्त्रियां नन कहलाती थी। कुछ आबों को छोड़कर ज्यादातर में एक ही लिंग के व्यक्ति रह सकते थे। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग आबे थे। पादरियों की तरह भिक्षु भिक्षुणियां भी विवाह नहीं कर सकते थे। 10 या 20
पुरुष या स्त्रियों के एक छोटे समुदाय से बढ़कर मठ अब सैकड़ों की संख्या के समुदाय बन गए, जिसमें बड़ी इमारतें और भू जागीरों के साथ साथ स्कूल या कॉलेज और अस्पताल संबद्ध थे। इन समुदायों ने कला के विकास में योगदान दिया। ऑवेस हिल्डेगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था, जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 13वीं सदी से भिक्षुओं के कुछ समूह, जिन्हें फ्रायर कहते थे, उन्होंने मठों में न रहने का निर्णय लिया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते और दान से अपनी जीविका चलाते थे। अगला प्रश्न है, 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले ईसा मसीह के जन्मदिन ने किस तिथि की गणना के आधार पर की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सौर पंचांग। चर्च और समाज, यद्यपि यूरोपवासी ईसाई बन गए थे, पर उन्होंने अभी भी कुछ हद तक चमत्कार और रीति रिवाजों से जुड़े अपने पुराने विश्वासों को नहीं छोड़ा था। 4वीं सदी से ही क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर की महत्वपूर्ण तिथियां बन गए थे। 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले ईसा मसीह के जन्मदिन ने एक पुराने पूर्व रोमन त्योहार का स्थान ले लिया। इस तिथि की गणना सौर पंचांग के आधार पर की गई थी। ईस्टर ईसा के सूलारोपण और उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक था, परंतु उसकी तिथि निश्चित नहीं थी, क्योंकि इसने चंद्र पंचांग पर आधारित एक प्राचीन त्योहार का स्थान लिया था, जो लंबी सर्दी के पश्चात बसंत के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता था। परंपरागत रूप से उस दिन प्रत्येक गांव के व्यक्ति अपने गांव की भूमि का दौरा करते थे। अगला प्रश्न है, मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोनोस। मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के शब्द मोनोस से बना है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अकेले रहता हो। अगला प्रश्न है, तीसरा वर्ग किसान, स्वतंत्र और दास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, कृषि दास अपने गुजारे के लिए जिन भूखंडों पर कृषि करते थे वो लॉर्ड के स्वामित्व में थे। दूसरा है, कृषकों के परिवारों को लॉर्ड की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह के 3 या उससे अधिक कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे। तीसरा है, राजा द्वारा कृषकों पर प्रत्यक्ष कर टीथे लगाए जाते थे। चौथा है, कृषि दास को अपने पसंद से किसी से भी विवाह करने का अधिकार प्राप्त था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। स्वतंत्र कृषक अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे। पुरुषों का सैनिक सेवा में योगदान अवश्य होता था। कृषकों के परिवारों को लॉर्ड की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह के 3 या उससे अधिक कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे। इस श्रम से होने वाला उत्पादन, जिसे श्रम अधिशेष कहते थे, सीधे लॉर्ड के पास जाता था। इसके अतिरिक्त उनसे अन्य श्रम कार्य जैसे गड्ढे खोदना, जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करना, बाड़ बनाना और सड़कें व इमारतों की मरम्मत करने की भी उम्मीद की जाती थी, और इनके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। खेतों में मदद करने के अतिरिक्त स्त्रियों व बच्चों को अन्य कार्य भी करने पड़ते थे। वे सूत कातते, कपड़ा बुनते, मोमबत्ती बनाते और लॉर्ड के उपयोग हेतु अंगूरों से रस निकालकर मदिरा तैयार करते थे। इसके साथ ही एक प्रत्यक्ष कर टेली था, जिसे राजा कृषकों पर कभी कभी लगाते थे। कृषि दास अपने गुजारे के लिए जिन भूखंडों पर कृषि करते थे वो लॉर्ड के स्वामित्व में थे, इसीलिए उनकी अधिकतर उपज भी लॉर्ड को ही मिलती थी। वे उन भूखंडों पर भी कृषि करते थे जो केवल लॉर्ड के स्वामित्व में थी। इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी और वे लॉर्ड की आज्ञा के बिना जागीर नहीं छोड़ सकते थे। लॉर्ड कई तरह के एकाधिकार का दावा करते थे, हालांकि इससे कृषि दासों को हानि हो सकती थी। सर्फ केवल अपने लॉर्ड की चक्की में ही आटा पीस सकते थे, उनके तंदूर में ही रोटी सेक सकते थे और उनकी मदिरा
संपिंडक में ही आसवन, मदिरा और बियर तैयार कर सकते थे। लॉर्ड यह तय कर सकता था कि कृषि दास को किसके साथ विवाह करना चाहिए या फिर कृषि दास की पसंद को ही अपना आशीर्वाद दे सकता था, परंतु इसके लिए वह शुल्क लेता था। अगला प्रश्न है, कृषि दास को किसके साथ विवाह करना चाहिए, यह कौन तय करता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन है लॉर्ड। अपने लॉर्ड की चक्की में ही आटा पीस सकते थे, उनके तंदूर में ही रोटी सेक सकते थे और उनकी मदिरा सपिंडक में ही आसवन, मदिरा और बियर तैयार कर सकते थे। लॉर्ड यह तय कर सकता था कि कृषि दास को किसके साथ विवाह करना चाहिए या फिर कृषि दास की पसंद को ही अपना आशीर्वाद दे सकता था, परंतु इसके लिए वह शुल्क लेता था। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास कौन सी सदी में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 11वीं सदी में। सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं सदी से हुआ। 6ठी सदी में मध्य से एंजिल और सैक्सन इंग्लैंड में आकर बस गए। इंग्लैंड देश का नाम एंजिल लैंड का रूपांतरण है। 11वीं सदी में नारमेडी के ड्यूक विलियम ने एक सेना के साथ इंग्लिश चैनल को पार कर इंग्लैंड के सैक्सन राजा को हरा दिया। इस समय फ्रांस तथा इंग्लैंड में क्षेत्रीय सीमाओं और व्यापार से उत्पन्न होने वाले विवादों के कारण प्रायः युद्ध होते रहते थे। अगला प्रश्न है, कौन सा देश एंजिल लैंड का रूपांतरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंग्लैंड। सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं सदी में हुआ। 6ठी सदी में मध्य यूरोप से एंजिल और सैक्सन इंग्लैंड में आकर बस गए। इंग्लैंड देश का नाम एंजिल लैंड का रूपांतरण है। 11वीं सदी में नारमेडी के ड्यूक विलियम ने एक सेना के साथ इंग्लिश चैनल को पार कर इंग्लैंड के सैक्सन राजा को हरा दिया। इस समय फ्रांस और इंग्लैंड में क्षेत्रीय सीमाओं और व्यापार से उत्पन्न होने वाले विवादों के कारण प्रायः युद्ध होते रहते थे। अगला प्रश्न है, 11वीं सदी में किस शासक ने इंग्लिश चैनल को पार कर इंग्लैंड के सैक्सन राजा को हरा दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन है विलियम ड्यूक। सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं सदी से हुआ। 6ठी सदी में मध्य यूरोप से एंजिल और सैक्सन इंग्लैंड में आकर बस गए। इंग्लैंड देश का नाम एंजिल लैंड का रूपांतरण है। 11वीं सदी में नारमेडी के ड्यूक विलियम ने एक सेना के साथ इंग्लिश चैनल को पार कर इंग्लैंड के सैक्सन राजा को हरा दिया। इस समय फ्रांस और इंग्लैंड में क्षेत्रीय सीमाओं और व्यापार से उत्पन्न होने वाले विवादों के कारण प्रायः युद्ध होते रहते थे। अगला प्रश्न है, यूरोप में कृषि के विभिन्न प्रौद्योगिकी में बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, लकड़ी के बने हल के स्थान पर लोहे के भारी नोक वाले हल और साँचेदार पटरे का उपयोग होने लगा। दूसरा है, कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का उपयोग। तीसरा है, घोड़े के खुरों में अब लोहे की नाल लगाई जाने लगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कोई भी कथन असत्य नहीं है। 11वीं सदी तक विभिन्न प्रौद्योगिकियों में बदलाव के प्रमाण मिलते हैं। मूल रूप से लकड़ी से बने हल के स्थान पर लोहे की भारी नोक वाली हल और साँचेदार पटरे का उपयोग होने लगा। ऐसे हल अधिक गहरा खोद सकते थे और साँचेदार पटरे सही ढंग से ऊपरी मृदा को पलट सकते थे। इसके फलस्वरूप भूमि में व्याप्त पौष्टिक तत्वों का बेहतर उपयोग होने लगा। पशुओं को हलों से जोतने के तरीकों में सुधार हुआ। गले के स्थान पर जुआ अब कंधे पर बांधा जाने लगा। इससे पशुओं को अधिक शक्ति मिलने लगी। घोड़े के खुरों पर अब लोहे की नाल लगाई जाने लगी, जिससे उनके खुर सुरक्षित हो गए। कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का उपयोग बहुतायत में होने लगा। यूरोप में अन्न को पीसने और अंगूरों को निचोड़ने के लिए अधिक जल शक्ति और वायु शक्ति से चलने वाले कारखाने स्थापित हो रहे थे। अगला प्रश्न है, कृषि का विस्तार के साथ साथ विस्तार हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जनसंख्या विस्तार, व्यापार विस्तार और नगरों का विस्तार। कृषि में विस्तार के साथ ही उससे संबद्ध 3 क्षेत्रों
जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विकास हुआ। यूरोप की जनसंख्या जो 1000 में लगभग 420 लाख थी, बढ़कर 1200 में लगभग 620 लाख और 1300 में 730 लाख हो गई। बेहतर आहार का अर्थ लंबी जीवन अवधि था। 13वीं सदी तक एक औसत यूरोपी 8वीं सदी की तुलना में 10 वर्ष अधिक जी सकता था। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों और बालिकाओं की जीवन अवधि छोटी होती थी, क्योंकि पुरुष बेहतर भोजन करते थे। अगला प्रश्न है, 12वीं सदी में फ्रांस के बड़े बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। उन चर्चों को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैथीड्रल। कैथीड्रल नगर। चर्चों को दान देना अमीर व्यापारियों द्वारा अपने धर्म को खर्च करने का एक तरीका था। 12वीं सदी से फ्रांस में कैथीड्रल कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। यद्यपि वे मठों की संपत्ति थे, पर लोगों के विभिन्न समूहों ने अपने श्रम, वस्तुओं और धन से उनके निर्माण में सहयोग दिया। कैथीड्रल पत्थर के बने होते थे और उन्हें पूरा करने में अनेक वर्ष लगते थे। जब उन्हें बनाया जा रहा था तो कैथीड्रल के आसपास का क्षेत्र और अधिक बच गया, और जब उनका निर्माण पूर्ण हुआ तो वे स्थान तीर्थ स्थल बन गए। इस प्रकार उनके चारों तरफ छोटे नगर विकसित हुए। अगला प्रश्न है, फ्रांस में पत्थर के बने कैथीड्रल की खिड़कियों के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अभिरंजित कांच। कैथीड्रल इस प्रकार बनाए गए थे कि पादरी की आवाज लोगों के जमा होने वाले सभागार में साफ सुनाई पड़ सके और भिक्षुओं का गायन भी अधिक मधुर सुनाई पड़े। साथ ही लोगों को प्रार्थना के लिए बुलाने वाली घंटियां दूर तक सुनाई पड़ सके। खिड़कियों के लिए अभिरंजित कांच। दिन के वक्त सूरज की रोशनी उन्हीं का प्रयोग होता था। दिन के वक्त सूरज की रोशनी उन्हें कैथीड्रल के अंदर के व्यक्तियों के लिए चमकदार बना देती थी, और सूर्यास्त के पश्चात मोमबत्तियों की रोशनी उन्हें बाहर के व्यक्तियों के लिए दृश्यमान बनाती थी। अगला प्रश्न है, ब्यूबोनिक प्लेग की घटना कब घटी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1347 से 1350। 12वीं व 13वीं सदी में जैसे जैसे वाणिज्य में विस्तार हुआ तो दूर देशों से व्यापार करने वाले पोत यूरोपीय तटों पर आने लगे। पोतों के साथ साथ चूहे आए, जो अपने साथ ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण लाए। पश्चिमी यूरोप, जो प्रारंभिक सदियों में अपेक्षाकृत अधिक अलग थलग रहा था, 1347 और 1350 के मध्य महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ। आधुनिक आकलन के आधार पर यूरोप की आबादी का करीब 20% भाग इसमें काल कबलित हो गया, जबकि कुछ स्थानों पर मरने वालों की संख्या वहां की जनसंख्या का 40% तक थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष फ्लेंडर्स के कृषकों ने विद्रोह किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1323 में। सामाजिक असंतोष। इस तरह लॉर्डों की आमदनी बुरी तरह प्रभावित हुई। मजदूरी की दरें बढ़ने लगी और कृषि संबंधी मूल्यों की गिरावट ने अभिजात वर्ग की आमदनी को घटा दिया। निराशा में उन्होंने धन संबंधी अनुबंधों को तोड़ दिया, जिसे उन्होंने हाल ही में अपनाया था, और उन्होंने पुरानी मजदूरी सेवाओं को फिर से प्रचलित कर दिया। इसका कृषकों, विशेषकर पढ़े लिखे और समृद्ध कृषकों द्वारा हिंसक विद्रोह किया गया। 1323 में कृषकों ने फ्लैंडर्स में, 1358 में फ्रांस में और 1381 में इंग्लैंड में विद्रोह किए। अगला प्रश्न है, यूरोप में 14वीं संकट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, उत्तरी यूरोप में पिछले 300 वर्षों की तेज ग्रीष्म ऋतु के स्थान तीव्र ठंडी ने ले लिया, जिससे पैदावार वाले मौसम छोटा हो गए और ऊंची भूमि पर फसल उगाना कठिन हो गया। दूसरा है, 12वीं व 13वीं सदी में जैसे जैसे वाणिज्य में विस्तार हुआ तो दूर देशों से व्यापार करने वाले पोत यूरोपीय तट पर आने लगे, और साथ साथ ही चूहे भी आए, जो ब्यूबोनिक प्लेग जैसे महामारी का संक्रमण लाए, जिसे पश्चिमी यूरोप बुरी तरह से प्रभावित रहा। तीसरा है, इस विनाश लीला के कारण
जनसंख्या में ह्रास के कारण मजदूरों में भी संख्या में अत्यधिक कमी आई, जिससे कृषि और उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। चौथा है, साथ ही साथ ऑस्ट्रिया और सर्बिया की चांदी की खानों के उत्पादन में कमी होने के कारण धातु मुद्रा में कमी आई, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ। उपर्युक्त में से सत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। 14वीं सदी का संकट। 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया। ऐसे 3 कारकों की वजह से हुआ। उत्तरी यूरोप में 13वीं सदी के अंत तक पिछले 300 वर्षों की तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान तीव्र ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया। पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए और ऊंची भूमि पर फसल उगाना कठिन हो गया। तूफानों और सागरी बाढ़ों ने अनेक फार्म प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को करों द्वारा कम आमदनी हुई। इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया और सर्बिया की चांदी की खानों के उत्पादन में कमी के कारण धातु मुद्रा में भारी कमी आई, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ। इसके कारण सरकार को मुद्रा में चांदी की शुद्धता को घटाना पड़ा और उसमें सस्ती धातुओं का मिश्रण करना पड़ा। 12वीं व 13वीं सदी में जैसे जैसे वाणिज्य में विस्तार हुआ, तो दूर देशों से व्यापार करने वाले पोत यूरोपीय तटों पर आने लगे। पोतों के साथ साथ चूहे आए, जो अपने साथ ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण लाए। पश्चिमी यूरोप, जो प्रारंभिक सदियों में अपेक्षाकृत अधिक अलग थलग रहा था, 1347 और 1350 के मध्य महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ। आधुनिक आकलन के आधार पर यूरोप की आबादी का लगभग 20% भाग इसमें काल कवलित हो गया, जबकि कुछ स्थानों पर मरने वालों की संख्या वहां की जनसंख्या का 40% तक थी। इस विनाश क्रिया के साथ आर्थिक मंदी से जुड़ने से व्यापक सामाजिक विस्थापन हुआ। जनसंख्या में ह्रास के कारण मजदूरों की संख्या में अत्यधिक कमी आई। कृषि और उत्पादन के बीच गंभीर असंतुलन उत्पन्न हो गया, क्योंकि इन दोनों ही कामों में पर्याप्त संख्या में लग सकने वाले लोगों में भारी कमी आ गई थी। खरीदारों की कमी के कारण कृषि उत्पादों के मूल्यों में कमी आई। प्लेग के बाद इंग्लैंड में मजदूरों, विशेषकर कृषि मजदूरों की भारी मांग के कारण मजदूरी की दरों में 250% तक वृद्धि हो गई। बचा हुआ श्रमिक बल अब अपनी पुरानी दरों से दोगुने की मांग कर सकता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का मिलान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 1315 से 17 का यूरोप में महान अकाल होगा। 1347 से 50 का ब्यूबोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ होगा। 1338 से 1461 का इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 100 वर्षीय युद्ध होगा। 1381 का क्रिस्को का विद्रोह होगा। अगला प्रश्न है, किस देश के शासक लुई 11वें ने, जिसने संगठित स्थायी सेनाओं की प्रक्रिया, एक अस्थायी नौकरशाही और राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया को शुरू किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। फ्रांस में लुई 11वें, ऑस्ट्रिया में मैक्समिलियन, इंग्लैंड में हेनरी सप्तम और स्पेन में इसाबेला और फर्डिनेंड निरंकुश शासक थे, जिन्होंने संगठित स्थायी सेनाओं की प्रक्रिया, एक स्थायी नौकरशाही और राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया को शुरू किया। स्पेन और पुर्तगाल ने यूरोप के समुद्र पार विस्तार की नई संभावनाओं की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, निम्न में से यूरोप में किस वर्ग का विरोध राजाओं की गोली के शक्ति प्रदर्शन के समक्ष टुकड़े टुकड़े हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, अभिजात वर्ग। 12वीं और 13वीं सदी में होने वाला सामाजिक परिवर्तन इन राजतंत्रों की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। जागीरदारी और सामंतशाही वाली सामंत प्रथा के विलयन और आर्थिक विकास की धीमी गति ने इन शासकों को प्रभावशाली और सामान्य जनों पर अपने नियंत्रण को बढ़ाने का पहला मौका दिया। शासकों ने सामंतों से अपनी सेना के लिए कर लेना बंद कर दिया और उसके स्थान पर बंदूकों और बड़ी तोपों से सुसज्जित प्रशिक्षित सेना बनाई, जो पूर्ण रूप से उनके अधीन थी। अभिजात वर्ग का विरोध राजाओं की गोली के शक्ति प्रदर्शन के समक्ष टुकड़े टुकड़े हो गया। अगला प्रश्न है, फ्रांस के किस शासक के शासनकाल में
एक परामर्शदात्री सभा, जिसे स्टेट जनरल कहते थे, का अधिवेशन हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लुई 13वां। फ्रांस और इंग्लैंड के बाद का इतिहास इन शक्ति संरचनाओं में हो रहे परिवर्तनों से बनना था। 1614 में बालक शासक लुई 13वें के शासनकाल में फ्रांस की परामर्शदात्री सभा, जिसे स्टेट जनरल कहते थे, का एक अधिवेशन हुआ। इसके पश्चात 2 सदियों 1789 तक इसे फिर नहीं बुलाया गया, क्योंकि राजा 3 वर्गों के साथ अपनी शक्ति बांटना नहीं चाहते थे। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के किस शासक ने पार्लियामेंट को बिना बुलाए 11 वर्षों तक शासन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजा चार्ल्स प्रथम। इंग्लैंड में जो हुआ वह बहुत अलग था। नॉर्मन विजय से भी पहले एंग्लो सैक्सन लोगों की एक महान परिषद होती थी। कोई भी कर लगाने से पहले राजा को इस परिषद की सलाह लेनी पड़ती थी। यह आगे चलकर पार्लियामेंट के रूप में विकसित हुई, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसके सदस्य लॉर्ड और पादरी थे, व हाउस ऑफ कॉमन्स, जो नगरों व ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे, शामिल थे। राजा चार्ल्स प्रथम ने पार्लियामेंट को बिना बुलाए 11 वर्षों तक शासन किया। एक बार जब धन की आवश्यकता पड़ने पर वह उसे बुलाने को बाध्य हुआ तो पार्लियामेंट का एक भाग उसके विरोध में हो गया और बाद में उसे प्राण दंड देकर गणतंत्र की स्थापना की गई। परंतु यह व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं चल पाई और राजतंत्र की पुनः स्थापना हुई, परंतु इस शर्त पर कि अब पार्लियामेंट नियमित रूप से बुलाई जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 5 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।